Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Okay, the second topic in the chapter is arithmetic progression. ठीक है, कल भी डिस्कस किया था हमने ये कि अगला जो टॉपिक है वो कुछ कुछ जाना पहचाना सा होने वाला है। ठीक है, तो जाना पहचाना सा होने वाला है, दैट मीन्स क्लास 10 में पढ़ लिया था। दैट मीन्स हम क्या करेंगे, इसको इसके जो वो टॉपिक्स है जो हमने 10th में सीखे थे उन पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक सीखने हैं। मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को इस बार यूं कह सकता हूं कि ज्यादा डिटेल में देखना है, मोर डिटेल में देखना है, प्लस थोड़ा सा डिफिकल्ट डिफिकल्ट लेवल पे देखना है। पिछली बार जो हमने देखा इजी लेवल पे देखा है ना। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड कुछ चीजें हैं, पहले फटाफट वो लिख देते हैं, जैसे nth टर्म, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म से सब हम जानते हैं ना। फटाफट एक बार रिकॉल कर लेते हैं। अच्छा, अरिथमेटिक जो प्रोग्रेशन है उसको अरिथमेटिक सीक्वेंस भी कह सकते हैं। क्यों क्यों मैंने क्या बताया था कि हमने सीक्वेंसेस एंड सीरीज चैप्टर स्टार्ट किया, तो सीक्वेंसेस बहुत सारे सीक्वेंस होते हैं, बहुत सारे टाइप के सीक्वेंस होते हैं, उनमें से एक टाइप है ये। तो जब उनमें से ये एक टाइप है तो अरिथमेटिक सीक्वेंस हो गया। टाइप्स ऑफ सीक्वेंस, अरिथमेटिक सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ये टाइप्स ऑफ सीक्वेंस हो गए एक तरीके से, है ना। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कह लो या अरिथमेटिक सीक्वेंस, दोनों नाम है इसके। इट इज बेसिकली अ टाइप ऑफ सीक्वेंस विच वी स्टडीड इन द इंट्रोडक्टरी सेक्शन ऑफ द चैप्टर। ओके, ठीक है, चलिए। तो लिख लिया है तो हेडिंग नोट डाउन कर लिए, अब लिखिए। द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन the arithmetic progression और दूसरा नाम भी लिख लो उसका, अरिथमेटिक सीक्वेंस सीक्वेंस is a type of progression, is a type of is a type of sequence, is a type of sequence। ठीक है ना, is a type of sequence following a pattern, following a fixed pattern, following a fixed pattern in which each successive term is obtained, each successive term is obtained by adding, बाय एडिंग। अब जब अपन एडिंग की बात कर देते हैं तो साथ साथ में ही चलता है सब्ट्रैक्टिंग भी, बोलो, क्योंकि सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, बात तो वही है, माइनस का नंबर ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, एक ही बात है ना। भाई किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करना बराबर है माइनस के नंबर को ऐड करने से, है ना। तो एक ही बात है ना। बाय एडिंग सब्ट्रैक्टिंग, बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग इक्वल इक्वल क्वांटिटी या इक्वल नंबर each successive term each successive term is obtained by adding subtracting equal number to the to the 1 सेकेंड, इसकी कोई अच्छी सी डेफिनेशन और भी हो तो। मिशन डायरेक्ट फार्मूला वाइज थी, चलो कोई बात नहीं। टू ईच टर्म लिख लो, चलो। टू इक्वल नंबर के आगे अभी लिख लो कि इक्वल नंबर, मैथ्स में इक्वल नंबर का मतलब होता है कांस्टेंट, राइट। मैथ्स में इक्वल नंबर का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। अभी जनरल लैंग्वेज में तो हमने लिख दिया इक्वल नंबर। वैसे तो देखो डेफिनेशन की भी जरूरत नहीं है, 10 से पूरा एक चैप्टर किया है आपने, बट रिकॉल कर लेते हैं। बाय एडिंग सब्ट्रैक्टिंग इक्वल नंबर कांस्टेंट टू ईच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, टू ईच टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अब एक बार इस डेफिनेशन को रीड करो, बोलो समझ आया। बताओ, डेफिनेशन समझ में आई। सक्सेस में मतलब क्या होता है, अगली टर्म। हर एक अगली टर्म कैसे मिलेगी, ऐड करने से, इक्वल नंबर को ऐड करने से मिलेगी सीक्वेंस के हर एक टर्म में। तो जो भी टर्म है उसमें इक्वल या कांस्टेंट नंबर ऐड करो तो अगली टर्म मिल जाएगी।
ठीक है, समझ आया। फॉर एग्जाम्पल, चलो एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। लेट अस से फर्स्ट टर्म फिक्स हो गई 1, तो अभी इक्वल कांस्टेंट नंबर ऐड होगा। जैसे मान लो 3 ऐड कर दिया मैंने, तो क्या हो जाएगा 4। फिर अगर एक बार 3 ऐड कर दिया तो 3 3 ही ऐड होगा ना, यानी कि 7 10 13 16 19 22 एंड सो ऑन। अगर चलती जाएगी तो इनफाइनाइट एपी कहलाएगी। अगर चलती जाएगी तो क्या कहलाएगी? जैसे इनफाइनाइट सीक्वेंस फाइनाइट सीक्वेंस था ना, तो ये इनफाइनाइट एपी हो जाएगी। और अगर मान लो इसमें से थोड़ा सा पार्ट हमने तोड़ दिया, लेट अस से यहाँ से लेके यहाँ तक ब्रेक कर दिया, 7 10 13 16 19, जिसमें फर्स्ट एंड लास्ट टर्म फिक्स हो गए, तो फाइनाइट एपी हो जाएगी, राइट। ठीक है। और ये जो अलग अलग चीजें होती हैं इनको टर्म्स बोलते हैं, जानते हो बाबा ना, इनको क्या बोलते हैं? टर्म्स। इनको क्या बोलते हैं? टर्म्स। अब अगर नंबर ऑफ टर्म्स जो है निकालनी है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, टोटल कितनी टर्म्स है इसमें, तो फिर हमको सबसे पहले तो एपी को फाइनाइट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? फाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट एपी में नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पे तो हम नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। जैसे कितनी दिख रही है अभी यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स, 1 2 3 4 5, यहाँ पे तो 5 दिख रही है। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं बच्चे? यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं क्या, बोलो? नो, निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि पता ही नहीं ना आखिरी टर्म क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स गिन के भी निकाल सकते हो, या फिर बहुत ज्यादा है तो फॉर्मूला भी देंगे, अभी लास्ट ईयर भी था। ठीक है, समझ आया? एग्जाम्पल से समझ में आया। चलो तो ये एग्जाम्पल लिख लो चाहे से यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल 1 3 5 7। अच्छा, कॉमा से सेपरेटेड होंगी क्योंकि सीक्वेंस का टाइप है, सीरीज का टाइप नहीं है। ओके, सीरीज का टाइप होता तो प्लस 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 लगता है ना। 1 3 5 7। क्या क्या ऐड किया मैंने? दो दो ऐड कर दिए क्या? चलो कोई बात नहीं, दो दो ऐड कर दो फिर, या फिर तीन तीन ही ऐड करो। नहीं तो फिर ऐसा लगेगा कि शायद ऑड नंबर्स ही होते हैं। 1 3 5 ऑड नंबर्स है ना, तो ऐसा लगता है कि हाँ शायद ऑड नंबर्स ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होते हैं और कोई नहीं होते। 1 4 7 10 13 16 19 22 एंड सो ऑन। ठीक है, मार्क कर लो इसके आगे कि इट इज ए टाइप ऑफ इनफाइनाइट एपी। अलग से डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। इट इज ए टाइप ऑफ व्हाट? इनफाइनाइट एपी। क्योंकि आधी से ज्यादा चीजें पुराने साल की, इस साल तो मैंने क्या है, अपने को एडवांस क्वेश्चन करने एपी के। और दूसरा एग्जाम्पल एक फाइनाइट एपी का भी दे दो बेटा, तो काम खत्म यहीं पे। ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल जैसे इसी में से तोड़ के देख लो। 7 10 13 16 19 फिक्स कर दें, 5 नंबर्स। तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइनाइट एपी। अब फाइनाइट इनफाइनाइट की डेफिनेशन सीक्वेंस एंड सीरीज में दे चुके हैं ना, इसलिए अभी डिटेल में नहीं लिखेंगे। जिसमें फिक्स नंबर ऑफ टर्म्स हो फाइनाइट, बोल के बता देता हूँ मैं ना, जिसमें फिक्स नंबर ऑफ टर्म्स हो फाइनाइट, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स्ड ना हो, वो हो जाती है मेरी इनफाइनाइट। ठीक है, क्लियर? तो वो का वही काम एपी में चलेगा, बिकॉज एपी इज नथिंग बट ए टाइप ऑफ सीक्वेंस। वेरी गुड। ओके, चलते हैं आगे, अब देखते हैं। ठीक है, अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन एपी क्या होता है ना, लिखो। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन एपी, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखिए। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन एपी होता है, मतलब इसके जो टर्म्स होते हैं जब इस तरीके से चलें, कैसे? ए कॉमा A+n, A+d, सॉरी नॉट n, A+d, देन A+2d, देन A+3d, देन A+4d एंड सो ऑन। इस तरीके से जब कोई एपी, मतलब इस तरीके से रिप्रेजेंट करी जाए, है ना, इस टाइप का जो रिप्रेजेंटेशन होता है इसको क्या कहते हैं अपन? स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, क्लियर है। और जो इसकी टर्म्स होती है उनको जनरली हम A1 A2 A3 से डिनोट कराते हैं, राइट। जैसे पहली टर्म हो गई यहाँ पे A1, ये हो गई A1। दूसरी टर्म हो गई है A2, दूसरी टर्म हो गई है A3, चौथी टर्म हो गई है A4, पांचवी टर्म हो गई है A5। तो नोटिस करो A1 की वैल्यू क्या निकल के आई, A2 की वैल्यू क्या निकल के आई, A3 की वैल्यू क्या निकल के आई, A4 की वैल्यू क्या निकल के आई, A5 की वैल्यू क्या निकल के आई। ठीक है,
तो इस तरीके से हम किसी भी एपी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एनी एपी। तो यहां से ये A1 की वैल्यू A निकल के आई, A2 की वैल्यू A प्लस डी निकल के आई। यहां से मुझे एक चीज पता चली कि इस तरीके से मैं इस एपी की कोई भी टर्म निकाल सकता हूँ। क्या कहा मैंने? इस एपी की मैं कोई भी टर्म निकाल सकता हूँ। 10th में सीखा था, जिसको अपन बोलते हैं जनरल टर्म या फिर nth टर्म। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया भाई अगली टर्म बताओ, आप कह दोगे ये लो सर 25। तो मैं कह दिया कि ऐसे करते 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 20th टर्म निकालो। तो आप कहोगे सर रुको सर लिखने दो, आप लिख के पहुंचोगे। फिर मैं कहूंगा चलो लिख के पहुंच गए, अब चलो एक काम करो, अब ऐसे करते 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 और आगे पहुंच जाओ और 200th टर्म बताओ जरा। तो क्या लिख के पहुंच पाओगे? और पहुंच पाओगे तो कितना टाइम लग जाएगा, है ना। तो दैट मीन्स वी शुड हैव सम फॉर्मूला जिससे अपन डायरेक्टली कोई भी टर्म एपी की निकाल लें, कोई भी टर्म निकाल लें। अच्छा, जब मैं कहता हूँ ना 20th टर्म, तो 20th टर्म में 20 उस टर्म की पोजीशन है। 20 उस टर्म की क्या है? पोजीशन, वैल्यू नहीं है। देखो वैल्यू एंड पोजीशन दो अलग चीजें हैं। जैसे मान लो ये टर्म उठाया मैंने, तो इसकी वैल्यू तो है 13, इसकी वैल्यू क्या है? 13। लेकिन इसकी पोजीशन क्या है? 1 2 3 4 5, इसकी पोजीशन है पांचवी। इज दिस क्लियर? इसकी पोजीशन है पांचवी। तो वैल्यू एंड पोजीशन को साथ में जब मैं लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा A5 = 13। समझ आया? कहीं गलती से ऐसे मत लिख देना A13 = 5, उल्टा नहीं चलेगा ना। ए के नीचे पोजीशन आएगी, ये जो नीचे जो टेल में जो चीजें हैं, इट रिप्रेजेंट्स द पोजीशन एंड नॉट द वैल्यू। वैल्यू क्या है इसकी? 13। जो उस कुर्सी पे बैठा है वो तो है वैल्यू, और जो उस कुर्सी का नंबर है स्टार्टिंग से गिनते हुए वो हो जाएगी उसकी पोजीशन। इज दिस क्लियर? चलें आगे। ओके। तो यहां से इस प्रोसीजर से आप देखो, A1 की वैल्यू रफली देखो, A1 की वैल्यू क्या आई? ए। A2 की वैल्यू क्या आई बोलना? A+D। A3 की वैल्यू क्या आई? A+2D। A4 की वैल्यू क्या आई? A+3D। चलो काफी है इतना समझने के लिए। तो इसका मतलब मैं ए के नीचे कोई भी एन लगा दूं, कोई भी एन लगा दूं, जैसे 1 2 3 4 ये एन है, नेचुरल नंबर्स है। तो वैल्यू क्या आ रही है? ए तो सब में आ रहा है, ए तो सब में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, आ गया। प्लस उसके बाद डी भी सब में आ रहा है, और डी से पहले जो कोएफिशिएंट है वो उसको नोटिस करो। तो देखो एक तरीके से इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, A+0D भी लिख सकते हो उसको। कोई भी डी नहीं है ना यहाँ पे, A+0D। अब आप पोजिशन देखो, कोएफिशिएंट देखो, तो डी का कोएफिशिएंट क्या है? 0। फिर क्या है? 1। फिर क्या है? 2। फिर क्या है? 3। तो जो नंबर यहाँ लिखा हुआ है उससे एक कम है, 1 से कम 0, 2 से कम 1, 3 से कम 2, 4 से कम 3। समझे? तो यहाँ पे अगर n लिखा है तो n से छोटा नंबर क्या होता है? n-1। सो दिस इज द फॉर्मूला जो हमने क्लास 10th में बहुत अच्छे से डिटेल से सीखा था। अभी अपन थोड़ा शॉर्ट में चल रहे हैं। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड एनी टर्म ऑफ एन एपी, जिसको अपन जनरल टर्म फॉर्मूला और nth टर्म फॉर्मूला भी कहते हैं। लिखो फ्रॉम हेयर, यार इसके नीचे हेडिंग डाल दो, जनरल टर्म और nth टर्म। जनरल टर्म यहाँ पे अब ये एक चीज और लिख लो, ऊपर लिखा नहीं है हमने, डी का मतलब क्या है? बोलो डी का मतलब क्या है? कॉमन डिफरेंस, मतलब किस नाम से पुकारते हैं। अब वैसे तो क्लास 10th से आए हो इसलिए मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि आप सब जानते हैं, बट चलो नोट्स बना रहे हैं तो सब कुछ लिखना होता है, क्योंकि क्या बता कोई विदाउट 10th में पढ़े हुए भी 11th में आ जाते हैं। ठीक है ना। वेयर होते हैं ऐसे भी, है ना, केसेस बहुत सारे हैं दुनिया में। वेयर दो ही तो टाइप की चीजें हैं यहाँ पे, या तो ए या फिर डी। तीसरे तो कोई टाइप नहीं दिख रहा ना आपको, या तो ए या डी। तो ए इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द वेयर, ए इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, एपी एंड डी क्या कहलाता है? डी denotes the common difference, d denotes the common difference। ठीक है। चलो जनरल टर्म की बात कर रहे थे हम, नेक्स्ट पेज से ही कर लेते हैं फिर। जनरल टर्म, तो ऊपर वाले फॉर्मूला से आपने जनरल टर्म का फॉर्मूला बना लिया है। जनरल टर्म इसे के आगे लिख लो, nth टर्म भी बोलते हैं इसको, nth टर्म ऑफ एन एपी। अब ये कहां से मिला? वो स्टैंडर्ड फॉर्म के ऑब्जर्वेशन से मिला ना, ऊपर जो स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो
from observing from observing the from observing the standard form of the AP, the standard form of the AP above of the AP above, ऊपर लिखी हुई स्टैंडर्ड फॉर्म से हमको we come to a formula to find any term to find any term of an AP provided that the position of the term is given. पोजीशन गिवन होगी तभी निकालोगे द पोजीशन ऑफ द टर्म, और पोजीशन ऑफ द टर्म को यहां पे इस फॉर्मूला में दैट इज एन से डिनोट किया जाएगा, बताओ, इज गिवन। ओके, अब फॉर्मूला लिख दें। फॉर्मूला इज, याद है लास्ट ईयर का, बताओ, अभी भी लिख भी दिया शायद, है ना? क्या? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हाँ, एक चीज और, इतना तो हमने लास्ट ईयर भी देखा था। तो अब ये जो nth टर्म का फॉर्मूला है ना बेटा, ये एक्चुअली nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग का फॉर्मूला है। हालांकि फ्रॉम द एंड वाले कुछ क्वेश्चन हमारे एक आध क्वेश्चन 10th में भी थे, याद है, पर इस साल ज्यादा है, तो इस साल मैंने कहा डिटेल में सीखेंगे। तो ये जो फॉर्मूला है ये क्या है? nth टर्म का तो फॉर्मूला है, लेकिन इसको स्पेसिफिकली याद करेंगे। nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग का फॉर्मूला ये क्या है? nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। तो इसको मैं थोड़ा आगे खिसकाता हूँ, उसके पीछे लिख देता हूँ nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। फिर बात करते हैं सर nth टर्म फ्रॉम द एंड आ जाए, फिर क्या करना है अपने को? nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग इक्वल टू, अच्छा जब मैं ए एन कहता हूँ ना, ए एन, तो वो बाय डिफॉल्ट nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग ही कहलाती है। मैंने कहा ना ए फाइव, तो वो शुरू से ही पांचवी टर्म कहलाएगी, बोलने की जरूरत नहीं कि सर शुरू से, है ना? तो nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग कह दूं या ए एन कह दूं, फॉर्मूला ये है। ओके, इसको कर दो ब्रैकेट में पैक। ये हो गया हमारा जनरल टर्म फॉर्मूला। कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? छोटी मोटी बातें, लास्ट ईयर का एक तरीके से डिस्कशन चल रहा है, रिवीजन चल रहा है, और कुछ नहीं चल रहा है। जो नई चीज आएगी अभी नीचे आएगी, है ना? यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। एन सिस्टम आ गया ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब लिखिए नीचे कुछ प्रॉपर्टीज है हमारे पास, कुछ प्रॉपर्टीज हैं ऑफ एपी, है ना? अच्छा, एन टर्म फ्रॉम बिगिनिंग हो गया, सुनो तो फिर लगे आप पहले प्रॉपर्टी से पहले एंड वाला फॉर्मूला भी डिस्कस कर लें हम लोग। ओके, एंड वाला फॉर्मूला डिस्कस कर लें, बोलो। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करूंगा एक एग्जांपल से, और फिर उसके बाद आऊंगा फॉर्मूला पे, है ना? एक एग्जांपल, जैसे वही वाला एग्जांपल ले लो, 1 4, आपको लिखना नहीं है, केवल समझना है। फिर अपन डायरेक्ट क्या करेंगे, वो फॉर्मूला लिखेंगे ना। 1 4 7 10 13, बोलो आगे क्या था? तीन तीन ऐड कर रहे हो ना, 16 19 एंड लेट अस से 22, है ना? या एक और ले लो, 25। ओके, ठीक है। अब मैंने कहा अब मैंने कहा साहब कि मुझे स्टार्टिंग से चौथी टर्म चाहिए। क्या चाहिए? स्टार्टिंग से चौथी टर्म। तो आप 1 2 3 4 10 लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो क्या है, फ्रॉम द बिगिनिंग। ये तो क्या है, फ्रॉम द बिगिनिंग। लेकिन अगले ही केस में मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा, कॉन्सेप्ट को समझ जाइए, फॉर्मूला यूं ही याद हो जाएगा। मैंने कहा मुझे तो फोर्थ टर्म चाहिए, लेकिन फ्रॉम द एंड चाहिए। क्या चाहिए? फ्रॉम द एंड चाहिए, स्टार्टिंग से नहीं चाहिए। अब एंड चाहिए साहब, तो आप इसको A4 तो नहीं लिख सकते, क्योंकि A4 का मतलब तो फोर्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग होता है, नॉट द एंड होता है। ठीक है, क्लियर? तो अगर मुझे, जैसे ये फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड है, तो ये फोर उसकी, उस टर्म की पोजीशन है एंड से, ये उसकी पोजीशन है एंड से। तो इस टर्म की एक पोजीशन स्टार्टिंग से भी रही होगी, तो अगर मैं वो पोजीशन निकाल दूं तो काम हो जाएगा।
क्योंकि स्टार्टिंग से पोजीशन अगर मुझे पता है तब मुझे फॉर्मूला बनाना आता है, फॉर्मूले में पुटअप करना आता है। यहाँ पे ऊपर एक करेक्शन और करवाता हूँ भी, है ना। फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड का मुझे स्टार्टिंग से मुझे उसकी पोजीशन मिल जाए, क्योंकि इट इज द पोजीशन, इट इज व्हाट, इट इज पोजीशन फ्रॉम एंड, इट इज पोजीशन फ्रॉम एंड। इस पोजीशन फ्रॉम एंड से ध्यान से सुनिएगा, मैं बनाने वाला हूं पोजीशन फ्रॉम बिगिनिंग एक फॉर्मूला से। नहीं, इक्वल टू नहीं लिख सकता, क्योंकि पोजीशन फ्रॉम एंड एंड पोजीशन फ्रॉम बिगिनिंग इक्वल नहीं होती। मैं एरो लगा देता हूं भाई, इससे मैं बनाने वाला हूं, क्या बनाने वाला हूं, पोजीशन फ्रॉम बिगिनिंग। सर कैसे बनाए, कैसे बनाए, एक दो तीन चार, ये वाली टर्म है। तो आप कहते हो सर गिन लूंगा मैं, एक दो तीन चार पाँच छः, ये तो A6 है सर। पोजीशन फ्रॉम बिगिनिंग क्या है इसकी, 6 है। तो ये तो फाइनाइट एपी था, कम टर्म्स थी, गिन ली। व्हाट अबाउट जब इनफाइनाइट एपी, चलो इनफाइनाइट एपी नो, फाइनाइट भी हो लेकिन टर्म्स 200 हो, है ना। और पहली बात मैंने आपको बताया कि एंड से हम तभी पता बना सकते हैं जब फाइनाइट हो, इनफाइनाइट में पॉसिबल नहीं है ना, इनफाइनाइट में चांस नहीं है। तो फाइनाइट में बना सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स जब ज्यादा हो फिर क्या करोगे, है ना। तो हम इसके लिए एक टेक्निक यूज करेंगे। अब देखो, इसकी पोजीशन ये है 6 है, ध्यान से देखना। इसकी पोजीशन स्टार्ट एंड से क्या है, चौथी। और ये क्या है इसकी, ये क्या है पोजीशन, कहाँ से है उसकी बोलो, कहाँ से, स्टार्टिंग से। ये पोजीशन फ्रॉम स्टार्टिंग है, पोजीशन फ्रॉम, ना, स्टार्ट। अब इस 4 और 6 को जोड़ना जरा, क्या मिला, 10। नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पोजीशन क्या मतलब पोजीशन का सम क्या मिला, 10। अच्छा, किसी और पे ट्राई करते हैं, जैसे इस टर्म पे ट्राई करता हूं मैं। तो इस टर्म की स्टार्टिंग से पोजीशन बोलो, 1 2 3 4 5 6 7, सेवंथ पोजीशन है इसकी, बोलो कौन सी पोजीशन है इसकी स्टार्टिंग से, सेवंथ। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सेवंथ। और एंड से देखना इसकी पोजीशन, थर्ड, या अपन जैसे एपी की भाषा में TH लगाते हैं। तो 7 और 3, अभी भी 10। टर्म्स कितनी है, 9। क्या समझ आया बताओ, क्या समझे आप इस चीज से, इस एग्जाम्पल से, कि किसी भी एक पर्टिकुलर टर्म को हम उठा लें, किसी भी एक पर्टिकुलर टर्म को उठा लें और उसी टर्म की स्टार्टिंग से एंड एंड से पोजीशंस को ऐड कर दें, तो नंबर ऑफ टर्म से 1 + 1 हमको मिलता है। मिलता है, मिलता है कि नहीं मिलता है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि पोजीशन फ्रॉम बिगिनिंग प्लस उसी टर्म की पोजीशन फ्रॉम, अभी लिखवाता हूँ ढंग से ना, पोजीशन फ्रॉम एंड, ठीक है, इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स में हम +1 ऐड कर दें तो चलेगा। समझ आया, क्लियर है, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट हेडिंग, ये चीज समझ गया आप, तो एक बार पोजीशन निकाल लोगे उसके बाद अब आपको ये फॉर्मूला मिल गया, तो अब टर्म्स को इधर उधर तो खिसका सकते हो ना। तीन चीजें हो गई, एक तो हो गई पोजीशन फ्रॉम एंड, एक हो गई पोजीशन फ्रॉम बिगिनिंग, एक हो गई टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। इन तीन चीजों में से कोई भी दो चीजें दे दे तो तीसरी चीज निकाल सकते हैं। अब फाइनाइट एपी तो नंबर ऑफ टर्म्स पता होंगी, पोजीशन फ्रॉम द बिगिनिंग पता होंगी, पोजीशन फ्रॉम द एंड निकालेंगे उस फॉर्मूले में पुटअप करके। ठीक है, इज दिस क्लियर, ओके। चलो, तो अब आप यहाँ पे लिखो नेक्स्ट चीज जो है, ये तो हो गया एनी टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। अब यहाँ पे सब हेडिंग डाल रहा हूं मैं इसकी, nth टर्म फ्रॉम द एंड कैसे निकालेंगे, है ना। nth की जगह mth लिखो, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। mth टर्म फ्रॉम एंड कैसे निकालेंगे, है ना। अब इसके लिए सबसे पहले आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होनी चाहिए, है ना। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होनी चाहिए, तभी आप एंड से उसकी पोजीशन निकाल सकते हो, टर्म एक्चुअली टर्म भी निकाल सकते हो कि टर्म क्या हो गया ना। तो लिखिए फॉर दिस, पहला स्टेप है इसको निकालने का, फॉर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल we need to find we need to find total number of terms, we need to find total number of terms, total number of terms of the AP। पहला काम ये करना है, अगर गिवन है तो अच्छी बात है, नहीं गिवन है तो पहला काम ही ये करना है, बाकी सब काम छोड़ देने, है ना। फॉर द AP, है ना, ऑफ द AP which is generally denoted by letter n। लेटर n से डिनोट कराते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को, बोलो, which is generally denoted by लेटर n। यहां तक क्लियर है।
यहाँ तक क्लियर है? अब क्या करें सर, एन तो निकाल लिया। अब नाउ नाउ वी नो दैट, अभी अंडरस्टूड बात मान रहा हूं, अभी अपन ने तो एक एग्जाम्पल के जरिए इसको प्रूव किया ना कि उसकी एंड से एंड स्टार्टिंग से पोजीशन। अब आप में से कोई अगर रीजनिंग पढ़ता हो ना, तो यहाँ पे एक सिटिंग पोजीशन वाला एक चैप्टर आता है रैंकिंग, उसमें भी ये बात बताई जाती है कि किसी भी एक व्यक्ति की स्टार्टिंग से एंड से दोनों की पोजीशंस को ऐड कर दें तो हमको क्या मिल जाता है, टोटल जितने बच्चे बैठे हैं उनमें से एक ज्यादा मिलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो पर्टिकुलर आदमी इधर से और इधर से दोनों तरफ से काउंट हो गया, इसलिए तो एक ज्यादा मिला। दो ट्वाइस काउंट हो गया ना वो, इसलिए उसमें एक ज्यादा मिलके वो टोटल मिलता है। ओके ना? तो वी नो दैट, नाउ वी नो दैट द पोजीशन, the position of a term, the position of a term from from what, beginning, है ना, ऐसे लिख लो, from beginning, the position of a term from beginning, ठीक है ना, प्लस प्लस द पोजिशन ऑफ द टर्म फ्रॉम एंड को अगर अपन जोड़ दें, है ना, द पोजिशन ऑफ द टर्म ऑफ द सेम टर्म, है ना, ऐसे स्पेसिफिकली लिखना, ऑफ द सेम टर्म फ्रॉम फ्रॉम द एंड, फ्रॉम एंड लिख दो, है ना, को हम जोड़ दें, एक ही सेम टर्म की दोनों पोजीशंस को अगर हम जोड़ दें तो वी विल गेट व्हाट, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, उसमें क्या मिलेगा अपने को, एक ज्यादा मिलेगा। एक ज्यादा मिलेगा ना, अभी अपन ने प्रैक्टिकली प्रूव करके देखा ये। और क्यों? क्योंकि वही वाली टर्म जो है दो बार काउंट हो चुकी है, इसलिए उसमें एक का डिफरेंस आ रहा है, एक का फर्क आएगा एक तरीके से ना। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स प्लस वन। ओह, हाँ सही है, प्लस वन, ठीक है, प्लस वन। यहाँ पे क्लियर है? तो अब तीन चीजें हो गई देखो यहाँ पे, एक तो हो गई पोजीशन ऑफ ए टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है, फिर दूसरी हो गई पोजीशन ऑफ द सेम टर्म फ्रॉम द एंड, दूसरी चीज, और तीसरी चीज क्या हो गई, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो तीन में से कोई भी एक इक्वेशन बन गई एक तरीके से, तीन में से कोई भी दो चीजें हमको गिवन हो तो तीसरी चीज निकाल सकते हैं। अब हमारा टास्क क्या था, इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमारा टास्क था इस चीज को निकालना, पोजीशन ऑफ द टर्म फ्रॉम द एंड निकालना हमारा टास्क था। तो बिगिनिंग और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को मैं यहाँ रखूं तो देखो क्या होगा, मेरे को ये चीज निकालनी है तो ये चीज घूम के इधर आएगी, ये चीज घूम के इधर आएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स में से उसकी स्टार्टिंग की पोजीशन को माइनस करूंगा और लास्ट में क्या कर दूंगा, प्लस वन। मिल गई मुझे स्टार्टिंग से पोजीशन, सॉरी एंड वाली पोजीशन गिवन थी, ये निकालनी थी। सुनो, ये वाली चीज तो मुझे पता लगानी है और ये गिवन है ना, ये गिवन है, इसको एम बोला है ना, एम टर्म फ्रॉम एंड गिवन है, तो इसको इधर लेके जाऊंगा और माइनस वन करके प्लस वन कर दूंगा, ठीक है ना। तो इन ऑल मैं नीचे लिख देता हूँ, सो मैं लिख सकता हूं फॉर्मूला क्या, mth टर्म फ्रॉम द एंड, mth टर्म फ्रॉम द एंड, फाइनली मेरे पास फॉर्मूला है ये सारा इलस्ट्रेशन करने के बाद, mth टर्म फ्रॉम द एंड इक्वल टू होगा क्या, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है ना, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, उसमें माइनस करूं मैं पोजीशन ऑफ द टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, एक मिनट रुको, लेटर से मेरे पास उसकी बिगिनिंग इसकी एंड से पोजीशन गिवन है एट्थ टर्म, है ना, मुझे गिवन है एट्थ टर्म, देखो इलस्ट्रेट करते हैं अपन, है ना, फ्रॉम एंड। तो ये कैसे निकालूंगा भाई, इसकी स्टार्टिंग से पोजीशन क्या है, तो मैं क्या करूंगा, मान लो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 20 है ना, मैं क्या करूंगा 20, उसमें एक तो जोड़ना ही है, ठीक है, और माइनस क्या कर दूंगा, माइनस क्या कर दूंगा, ये एट माइनस कर दूंगा ना, राइट, ये एट माइनस कर दूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, 20 + 1 21, 21 माइनस एट क्या मिलेगा बोलो, 21 माइनस एट थर्टेंथ, तो ये थर्टेंथ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग हो जाएगी बोलो। तो अब ध्यान से देखो, एट्थ टर्म फ्रॉम द एंड यहाँ लिखा, थर्टेंथ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग निकली मेरे पास। अ, अभी भी फॉर्मूला सेट नहीं हो रहा, इलस्ट्रेशन तो समझ में आ गया, थर्टेंथ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, बट मुझे तो क्या चाहिए, बिगिनिंग चाहिए और एंड मुझे गिवन है, राइट, एंड मुझे गिवन है, तो इसको इस तरीके से लिखो, इस तरीके से लिखो,
mth की जगह यहाँ तो लगाओ nth और यहाँ लगाओ बिगनिंग, क्योंकि मुझे तो एक्चुअली बिगनिंग का फॉर्मूला चाहिए ना, मुझे एक्चुअली किसका फॉर्मूला चाहिए, बिगनिंग का। तो मैं यहाँ लिख देता हूं nth टर्म फ्रॉम बिगनिंग विल बी इक्वल टू विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स में मैं क्या कर देता हूं, एन, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को मैं लिख लिख देता हूं n माइनस m प्लस वन, वेयर वेयर m क्या हो जाएगी, एंड से पोजीशन हो जाएगी, n क्या हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगी। ये बन गया फॉर्मूला, बोलो। टोटल नंबर nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग हो जाएगी n माइनस m प्लस वन, वेयर यहाँ लिख देता हूँ वेयर nth term from beginning, where n denotes the total number of terms, total number of terms, and m denotes what, position from end, position from end। ठीक है, इज दिस क्लियर, क्लियर हो गया बेटा? इसको मैं ब्रैकेट में पैक कर देता हूँ, देख लो समझ लो। क्लियर है? ये एन एन फिर मैच हो गया, एक लेटर और इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ये एन और एन मैच हो गया तो ये तो फिर तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ आ जाएगी ना। इसको सिंपली लिख लो पोजीशन ऑफ द टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, है ना, पोजीशन ऑफ द टर्म फ्रॉम द बिगनिंग। अब वो जो भी आंसर आएगा वही मेरी पोजीशन होगी। कई बार क्या होता है, चीज समझ में तो बहुत पहले आ जाती है, लेकिन उसको फॉर्मूला में या स्ट्रक्चर वाइज लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है ना। समझ में तो आ गई भाई, जोड़ माइनस करना है और एक जोड़ना है ना। पोजीशन पोजीशन ऑफ ए टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, बिगिनिंग से किसी भी टर्म की पोजीशन निकालनी हो तो n माइनस एम प्लस वन कर दीजिए, जहां पे n का मतलब तो है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, और m का मतलब है उसकी एंड से जो भी पोजीशन गिवन है एक्स वाई जेड, और उसमें फिर प्लस वन कर दीजिए, जैसे कि अभी अपन ने किया था उसमें, उस वाले इलस्ट्रेशन में हमने किया था, तो कैसे किया था देखो, इलस्ट्रेशन दिख जाएगा क्या? वन सेकेंड। देखो, इसमें हमने कैसे किया था, हमको ये इलस्ट्रेशन में इसकी फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड की, फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड है, तो एक तरीके से ये तो एम है, जो भी उसकी एंड से पोजीशन गिवन हो उसको लेटर से क्या मान लो, एम, तो ये तो क्या हो गया, एम। अब आपको इस टर्म की पोजीशन चाहिए स्टार्टिंग से, पोजीशन फ्रॉम फ्रॉम बिगिनिंग चाहिए। क्या चाहिए, फ्रॉम बिगिनिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने क्या कहा था, आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता होनी चाहिए, पता है तो गिवन अच्छी बात है, नहीं पता है तो पहले पता लगाओ। ठीक है ना, तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, तो नौ माइनस इसकी पोजीशन क्या गिवन है एंड से फोर, और फिर प्लस वन तो करना ही है, तो नाइन माइनस फोर यानी फाइव, फाइव प्लस वन सिक्स, चेक करो छठी पोजीशन थी ना इसकी, ये वाला तो टर्म था, एक दो तीन चार पाँच छः। तो एक्चुअली जो फोर्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग फ्रॉम एंड है वो सिक्स्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग हो गया। ठीक है, इस तरीके से पता लगाएंगे। और एक बार जो हमको पता लग गया उसकी स्टार्टिंग से पोजीशन, तो उसके बाद अपन एन का फॉर्मूला लगाएंगे, बोलो। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे उसकी बात बता रहा हूँ। एक बार इसके आगे क्या करना है, इसके आगे फिर वही करना है, nth टर्म का फॉर्मूला लगाना। तो एक लाइन लिख लो, फिर मैं बताता हूँ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकल ही नहीं सकती, और उसमें ये एंड वाली तरफ से पोजीशन वाला क्वेश्चन बनता ही नहीं, फाइनाइट एपी में ही बनता है। फाइनाइट एपी में तो आता है आपको निकालना टोटल नंबर में, बस बात खत्म, है ना। तो लिखिए यहाँ पे नेक्स्ट, ये लिख लिया आपने टोटल नंबर। आफ्टर दिस, आफ्टर वी हैव got the position of the term from beginning, एक बार हमको ये पोजीशन मिल चुकी है फ्रॉम बिगिनिंग, उसके बाद अब क्या करेंगे, वही nth टर्म का ना, अप्लाई देन वी कैन अप्लाई
द अबाउ nth term formula, the above जनरल टर्म फॉर्मूला। अगर आपसे केवल पोजीशन ही पूछिए तो यही आंसर खत्म हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली वैल्यू भी पूछिए तो फिर वही अबाउ जनरल टर्म फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। जनरल टर्म फॉर्मूला टू फाइंड इट्स वैल्यू, या टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द टर्म, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द टर्म। ये तो हो गई हमारी बात खत्म। ठीक है, क्या आपका टाइम हो गया? चलो तो फिर आप जाओ, आप रुको आयुषी। एक मेथड नंबर 2 भी है मेरे पास, अल्टरनेटिव मेथड, जिससे अपन पीछे से टर्म निकाल सकते हैं। याद करो, अनुष्का किया किया था अपन ने, 10th में भी किए थे दोनों मेथड। नहीं नहीं, ऐसे में तो बात ही अलग है। यही पीछे से अगर अपने को टर्म निकालनी है तो एक अल्टरनेटिव फॉर्मूला और है हमारे पास, अल्टरनेटिव मेथड एक तरीके से, है ना। ये इस मेथड से तो स्टार्टिंग से पहले पोजीशन निकालेंगे और फिर काम करेंगे आगे। एक दूसरा मेथड भी है हमारे पास, उससे अपने को स्टार्टिंग से पोजीशन निकालने की जरूरत नहीं है उसकी। बताओ अनुष्का, हमने दोनों मेथड किए थे क्लास 10th में, एक ही क्वेश्चन था हमारे एक्सरसाइज में। बोलो क्या किया था, याद आ रहा है? एपी को रिवर्स कर देना, एपी को ही रिवर्स कर देना। देखा कैसे? तो आप हेडिंग डालो अल्टरनेट मेथड, अल्टरनेट मेथड। आप वीडियो से कवर कर लेना फिर, है ना, थोड़ा सा। अल्टरनेट मेथड क्या है? ठीक है, द सेकेंड मेथड, द सेकेंड मेथड टू फाइंड द टू फाइंड द टू फाइंड एनी टर्म of an AP of a finite AP from the end से कोई भी टर्म निकालने का जो अल्टरनेट मेथड है फ्रॉम द एंड involves 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 reversing the AP। क्या कहा मैंने? रिवर्सिंग द एपी मेथड, है ना। अब इसमें क्या होता है, when we reverse the AP here, when we when we reverse the AP when we reverse the AP, क्या क्या चेंजेस होंगे बताओ? द फर्स्ट टर्म बिकम्स द लास्ट टर्म, द फर्स्ट टर्म, गुड मॉर्निंग, दैट इज ए, becomes the becomes the last term, the first term a becomes the last term। लास्ट टर्म को हम जनरली एल से डिनोट कराते हैं या फिर ए एन से भी डिनोट कराते हैं, याद है? एल या ए एन एक ही बात होती है ना। द फर्स्ट टर्म बिकम्स द लास्ट टर्म एंड वाइसी वर्सा, इसी के आगे लिख लो एंड वाइसी वर्सा मतलब लास्ट टर्म बिकम्स द फर्स्ट टर्म एंड वाइसी वर्सा। एंड साथ में डी का क्या होता है सर, क्योंकि दो चीजें होती हैं ए एंड डी, तो डी का क्या होता है, कॉमन डिफरेंस का वो नेगेटिव हो जाता है ना। एंड कॉमन डिफरेंस एंड कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस लिखो एंड द साइन ऑफ द कॉमन डिफरेंस बिकम्स अपोजिट, एंड द साइन ऑफ द कॉमन अपोजिट साइन हो जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, एंड द साइन ऑफ द कॉमन डिफरेंस बिकम्स अपोजिट, साइन ऑफ द कॉमन डिफरेंस बिकम्स अपोजिट, बिकम्स अपोजिट। देखो ये सब कैसे होता है, दैट इज दैट इज दैट इज ए तो बन जाता है एल, या फिर उसको ए एन भी लिख सकते हैं आप, है ना, दोनों बातें। ठीक है, और जो एल है लास्ट टर्म है वो क्या बन जाता है, ए। ठीक है ना,
ये क्या बन जाता है ए, और जो डी है वो एक्चुअली क्या हो जाता है, माइनस डी हो जाता है। क्या हो जाता है, माइनस डी। माइनस से मल्टीप्लाई करते ही उसके साइन अपोजिट हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये तो है ओरिजिनल एपी, ये तो है बेटा क्या, ओरिजिनल एपी, और इस साइड वाली क्या है, रिवर्स्ड एपी। क्या कहेंगे इसको हम, रिवर्स्ड एपी। थोड़ा दूर कर देता हूं मैं। ये तो है हमारी ओरिजिनल एपी। दिस इज माय ओरिजिनल एपी। तो ओरिजिनल एपी में जो ए एल और डी है, ठीक है ना, चेंज हो गए। ये जो इधर वाली एपी है इसको क्या कहूंगा मैं, रिवर्स्ड एपी। रिवर्स्ड एपी, उल्टी कर दी, फ्लिप कर दी एपी को। इज दिस क्लियर? ठीक है ना। अब उसी एग्जाम्पल को लो, देखो कैसे हम इस सेकेंड मेथड से, अल्टरनेट मेथड से हम कैसे हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, पीछे वाली टर्म है ना। दिस इज द ओरिजिनल एपी, दिस इज द रिवर्स एपी। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलो अब उसी एग्जाम्पल को ले लो फटाफट। तो क्या एग्जाम्पल था, उसी एग्जाम्पल को लेते हैं। क्या था बताओ, 1 4 7 10 13 16 19 एंड व्हाट, 22 एंड 25। ठीक है ना। इस एपी में मुझे लेटर से फोर्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग चाहिए ना, तो मैं क्या कर दूंगा, रिवर्स कर दूंगा। तो ओरिजिनल एपी है, ओरिजिनल एपी है, अब मैं इसका रिवर्स कर दूंगा। क्या चाहिए मुझे, चाहिए क्या पहले तो ये बताओ। मुझे चाहिए फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड। क्या चाहिए मुझे, फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड। ये मेरा टास्क है, ये पता लगाना है मुझे। मैं क्या कर दूंगा, रिवर्स कर दूंगा एपी को। तो रिवर्स करते ही क्या हो जाएगा, 25 यहाँ आ जाएगा। अगला टर्म क्या होगा, 22। अगला टर्म क्या होगा, 19 एंड सो ऑन। लेटस से मान लेते हैं कि मुझे पता नहीं है, एपी बहुत बड़ी है, तो शुरू के 2 3 टर्म्स तो पता चल जाएंगे, और आखिरी के भी एक आध टर्म्स पता चल गए, जैसे 4 1। ठीक है, तो चेक करो, जो फर्स्ट टर्म था वो बन गया लास्ट टर्म, जो लास्ट टर्म था वो बन गया फर्स्ट टर्म। अब कॉमन डिफरेंस चेक करो। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितने का था, 3 3 3 3। देखो 3 3, +3 +3 था ना, +3 +3 +3 +3, और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस देखना, -3 -3 एंड सो। तो जो कॉमन डिफरेंस है वो नेगेटिव हो गया, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म हो गई, लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म हो गई। अब क्या करूं सर, अब कुछ भी मत करो। अब आप इस एपी की, अब आप इस एपी की स्टार्टिंग से चौथी टर्म निकाल लो, वही इस एपी की आखिरी से चौथी टर्म। और स्टार्टिंग से निकालने का फॉर्मूला पता है आपको, A4 निकालना है आपको, बात खत्म। अब इसमें A4 कैसे निकालूंगा, A + 3D, भाई जनरल फॉर्मूला। तो ए क्या है, ए अब उसका नहीं, इसका, नई वाली एपी का क्या होगा, 25 + 3 इंटू डी। डी अब पहले वाले का नहीं, नए, अब चीजें बदल चुकी है, पहले का कुछ नहीं लेना है अपने को, सब कुछ नए वाली का लेना है। तो डी क्या है, -3। सो इट विल बी लाइक 25, 3 इंटू -3 इज 9, 25 - 9 इज 16। हो गया काम, देखो वही तो आ रही है। ठीक है, तो आप दोनों में से किसी एक मेथड से क्या कर सकते हो, ये निकाल सकते हो। इसके बाद लिख लो, खत्म करते हैं इसको। नाउ after this after this after this we will find the required term, we will find the required term। ठीक है ना, considering considering the original considering the original general term formula, original general term formula of the reversed AP, reversed AP, reversed AP के अंदर जनरल टर्म फॉर्मूला से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इज दिस क्लियर? ठीक है, क्या वो खुशी नहीं है अभी तक? एक हेडिंग और लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फिर बाकी कल करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अभी कहने के लिए तो प्रॉपर्टीज है, लेकिन बड़ी छोटी सी बात है, लास्ट ईयर क्लास 10th में एज ए क्वेश्चन ही कर लिया था हमने इसको।
अभी तो प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज कर रहे हैं ना, लास्ट ईयर क्लास 10 में तो क्वेश्चन की तरह ही कर लिया था हमने इसको, प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है ये, फॉर्म एग्जाम्पल लो पहले वाला ही, देखना ध्यान से, क्या थी वही एग्जाम्पल लूंगा मैं बार बार, 1 4 7 10 14 नहीं 13 16 19 22 एंड 25। ये क्या कह रहा है कि अगर मैं सपोज करो सब में मैं +2 +2 कर दूं, +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 बोलो क्या मिलेगा? 3, बोलो आगे, 4 + 2 6, 7 + 2 9, 10 + 2 15 16 + 2 18 19 + 2 21 22 is 24 and 25 + 2 is 27। देखो अगेन एक एपी है कि नहीं है कि नहीं है? अगेन मेरे पास एक एपी है, और तो और इसका कॉमन डिफरेंस भी सेम है जैसा पहले था। ये चेक करो, इसका भी कॉमन डिफरेंस 3 था, ताकि नहीं तो अभी भी कॉमन डिफरेंस आ रहा है। तो पहली प्रॉपर्टी ये यही है कि अगर मैं इक्वल क्वांटिटी सारी टर्म्स में ऐड कर दूं तो मेरे को सेम कॉमन डिफरेंस की एक दूसरी एपी मिलेगी। हाँ, उसका फर्स्ट टर्म अलग होगा, जैसे इसका फर्स्ट टर्म था 1, इसका फर्स्ट टर्म है 3, बाकी कॉमन डिफरेंस सेम है। एक एपी के बाद दो ही चीजें होती हैं, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म डिफरेंट हो जाएगा लेकिन कॉमन डिफरेंस सेम होगा, और अगेन मेरे को क्या मिलेगी, एक एपी मिलेगी। और ये का यही काम माइनस करने में होगा, ये का यही काम गुणा करने में होगा, ये का यही काम डिवाइड करने में होगा। एक एक एग्जाम्पल फटाफट देख लेते हैं। ये तो था प्लस करना, ये तो था प्लस करना। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, इसी एपी में, चलो अब नई एपी में करते हैं कुछ, है ना, इसमें -1 करते हैं, क्योंकि ये भी एक एपी है, इसमें से भी कर सकता हूं मैं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें -1 कर रहा हूँ। -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 करो, करो। तो 2 5 8 11 14 17 20 23। तो ये भी एक दूसरी एपी मिल चुकी है, देखो इसका भी कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं है कि नहीं है? ठीक है ना? तो किसी भी एक एपी में कांस्टेंट टर्म ऐड करें या कांस्टेंट टर्म सारी टर्म्स में से सब्ट्रैक्ट करें, तो यू विल अगेन गेट एन एपी ऑफ द इक्वल कॉमन डिफरेंस। अब देखें मल्टीप्लाई करने में क्या होगा। ओके, लेट्स सी। तो सपोज करो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई या किससे करूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, सबको इजी रहेगा। तो इंटू 2 कर दो, देखें, इसी को कर देते हैं ना, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और फिर एक ही लाइन में लिख देंगे पता ना। 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 8 2 जा 16, 11 2 जा 22, 14 2 जा 28, 17 2 जा 34, 22 जा 40, 23 2 जा 46 एंड 26 2 जा 52। अगेन एक एपी तो है, लेकिन अब कॉमन डिफरेंस बदल गया। अब कॉमन डिफरेंस बदल गया, अब कॉमन डिफरेंस कितने कितने का है, 6 6 का, है ना? तो 6 कैसे मिला बताओ, 6 6 का ही क्यों हुआ? क्योंकि पहले कितने का था, 3 का, और आपने दुगना किया है। दैट मीन्स आप मल्टीप्लाई करोगे तो एपी तो मिलेगी, लेकिन नया कॉमन डिफरेंस विल बी दैट मच टाइम्स ऑफ द ओल्ड कॉमन डिफरेंस, जितने टाइम से आपने मल्टीप्लाई किया। अगर आपने n टाइम से मल्टीप्लाई किया तो पुराने वाले कॉमन डिफरेंस का nth मल्टीपल टाइम आपको क्या मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। इज दिस क्लियर? और डिवाइड करेंगे तो भी यही काम होगा, यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन में सेम ही काम होता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में सेम ही काम होता है। लेकिन एक चीज याद रखना, जब अपन डिवाइड कर रहे हैं तो दैट शुड बी ए नॉन जीरो नंबर, क्योंकि हम किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते मैथमेटिकली, यानी नॉट डिफाइंड नंबर आएगा। तो जीरो के अलावा किसी भी नंबर से डिवाइड कर लो, चाहे से पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर लो, चाहे से नेगेटिव नंबर से कर लो, चाहे से डेसिमल से कर लो, जो चाहे जिससे कर लो, बट जीरो से डिवाइड नहीं करना। तो यही चार बातें जो अभी हमने सीखी, यही चार बातें उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है। If a constant is added to each number, the resulting sequence AP, if constant is subtracted, then AP, each term multiplied by constant resulting AP, each term is divided by non-zero constant resulting AP। सब कुछ में सेम 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 लिख दिया ना। अपन इसको लिख देते हैं, लिखो फटाफट फटाफट। अब उन्होंने एपी तो मिलेगी, लेकिन नई एपी में कॉमन डिफरेंस क्या होगा ये सब नहीं बताया, हम वो भी बताएंगे। तो लिखो, इफ ए कांस्टेंट नंबर, इफ ए कांस्टेंट लिख लो, इफ ए कांस्टेंट इज एडेड टू ईच टर्म, टू ईच टर्म of an AP, of an AP, we get an another AP. We get an
अनदर एपी विथ द सेम कॉमन डिफरेंस, ये आप स्पेसिफिकली मेंशन कर दो है ना, विथ द सेम कॉमन डिफरेंस बट डिफरेंट फर्स्ट टर्म, बट डिफरेंट, कॉमन डिफरेंस सेम होगा लेकिन फर्स्ट टर्म अलग होगा ना, बट डिफरेंट फर्स्ट टर्म, ये हो गई पहली प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी कॉपी पेस्ट कर दो, बस ऐड की जगह क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन में सेम ही चलता है। इफ ए कांस्टेंट इज सब्ट्रैक्टेड, हम थोड़ा सा और एडअप करके लिख रहे हैं कि जो नई एपी मिलेगी उसमें कॉमन डिफरेंस भी क्या होगा, उन्होंने तो नहीं लिखा, हम लिख देते हैं। इफ ए कांस्टेंट इज सब्ट्रैक्टेड, subtracted from each term of an AP, we get an another AP, अभी भी हमको दूसरी एपी मिलेगी, और इसमें भी सेम कॉमन डिफरेंस होगा विद द सेम, मतलब सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करना, विद द सेम कॉमन डिफरेंस। वैसे तो देखो इसको एक ही लाइन में लिख देते हैं, ऐड ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, एक ही बात है, बट एज पर द एनसीईआरटी चल रहे हैं, एनसीईआरटी में अलग अलग प्रॉपर्टीज के रूप में इसको बताया फर्स्ट एंड सेकंड, हम भी वही कर रहे हैं। सेम कॉमन डिफरेंस बट डिफरेंट फर्स्ट टर्म, सेम टू सेम पहले की तरह, बट डिफरेंट फर्स्ट टर्म। ओके, नाउ मल्टीप्लीकेशन, ये कैसे डिलीट हो गया, बट डिफरेंट फर्स्ट टर्म, ठीक है। हाँ, अब मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में क्या होगा बोलो, एक दूसरी एपी मिलेगी लेकिन अब की बार कॉमन, फर्स्ट टर्म तो वैसे भी सेम नहीं मिलता है लेकिन इस बार कॉमन डिफरेंस भी सेम नहीं मिलेगा ना। तो थर्ड पॉइंट लिखो, इफ अ कांस्टेंट इज मल्टीप्लाइड, इफ a constant is what, multiplied to each term of an AP, we get an another AP, we get an another AP, ठीक है, we get an another AP। अब जो नया कॉमन डिफरेंस मिलेगा वो क्या मिलेगा, विथ डिफरेंट, विथ ए कॉमन डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय दैट कांस्टेंट, है ना, विद द कॉमन डिफरेंस, या पहले चलो लिख लो कोई बात नहीं, विथ द कॉमन डिफरेंस इक्वल टू, with the common difference equal to what, equal to, equal to the constant, the constant equal to the previous common difference, equal to the previous common difference multiplied by the constant, common difference multiplied by the constant, and डिफरेंट फर्स्ट टर्म तो मिलेगा मिलेगा ना, एंड डिफरेंट फर्स्ट टर्म तो चारों में ही डिफरेंट मिलेगा, और लास्ट चौथी टर्म, चौथी चीज को आप बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, बस एक चीज का याद रखना, कांस्टेंट अब जो जिससे मैं डिवाइड करूंगा वो क्या नहीं होना चाहिए, क्या बताया मैंने, जीरो नहीं होना चाहिए। तो अब चौथी चीज में बस ये लिख देना कि व्हेन ए कांस्टेंट इज, इफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट, बस उसमें नॉन जीरो और ऐड कर लेना, बाकी सब सेम है। फोर्थ टर्म, फोर्थ प्रॉपर्टी विल बी, बोलो, if a non-zero constant, if a non-zero constant, नहीं, if a non-zero constant पहले कैसे लिखोगे, ऐसे लिखो, if each term of an AP is divided by, if each term of an AP
is divided by a non-zero constant, by a non-zero constant। तो उससे भी क्या होगा, we get an another AP, we get an another AP। और इसका इस अनदर एपी का क्या क्या होगा बताओ, विद द कॉमन डिफरेंस इक्वल टू, विद द कॉमन डिफरेंस इक्वल टू, इक्वल टू व्हाट, द प्रीवियस कॉमन डिफरेंस डिवाइडेड बाय द कांस्टेंट, इक्वल टू द प्रीवियस कॉमन डिफरेंस, प्रीवियस कॉमन डिफरेंस डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय द कांस्टेंट एंड डिफरेंट फर्स्ट टर्म तो इसमें भी मिलेगी, एंड a different first and different first term, that's it। ये हो गई हमारी चार प्रॉपर्टीज, बाकी की चीजें हम कल देखेंगे। अब वैसे करीब करीब पूरा हमने कवर कर लिया है। एक सम वाला फॉर्मूला रह गया, ठीक है, ये सम वाला फॉर्मूला रह गया। और फिर कुछ अच्छे से क्वेश्चंस है हमारे पास जो अपन कल की क्लास में देखेंगे। अर्थमेटिक मीन क्या होता है वो भी हम कल कवर करेंगे। एक तो सम वाला फॉर्मूला रह गया, अर्थमेटिक ये हम कल कवर करेंगे। ठीक है, चलो अभी के लिए काफी है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।